नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे हम। भाग 4 तक हमने देखा संविधान में। भाग 4 तक हमने संविधान का वर्णन किया और भाग 4 में हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी, हमने उसका वर्णन किया और देखा क्या क्या हमारे ड्यूटी होती हैं और क्या डीपीएसपी में क्या व्यवस्थाएं राज्य हमें देता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमने देखी और उससे पहले हमने भाग 3 को क्लियर किया जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं भाग 5 और जिसमें भाग 5 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पद के विषय में और योग्यताओं के विषय में। ये सारी बात हम करेंगे भाग 5 में और देखेंगे भाग 5 में आपका आर्टिकल 52 से 78 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक हम इसमें वर्णन करेंगे भाग 5 में और देखेंगे बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हमें इसमें भाग 5 में दी गई हैं और राष्ट्रपति का चुनाव और ये सारी व्यवस्थाएं हम इसमें देखेंगे। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक इस भाग 5 में वर्णन है और अनुच्छेद 51 तक हम बात कर चुके हैं। देखिए, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। अंतर इतना है कि ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता दी गई है और हमारे यहाँ भारतीय संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है ब्रिटेन से और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और हम देखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 52 से और ये इसमें बात हो रही है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। राज्य के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है और कार्यपालिका शक्ति आप देखेंगे, कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं और वास्तविक रूप से आप देखते हैं कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में या मंत्रिमंडल जो होता है उसमें निहित होती हैं। तो इसका वर्णन हम करेंगे इसमें और देखेंगे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किसके विषय में क्या बातें कही गई हैं, तो इसका हम वर्णन करेंगे और बारी बारी से हम इसका अवलोकन करते हुए चलेंगे। लेकिन आज हम केवल बात जो करेंगे वो 78 तक बात अभी हम नहीं करेंगे। हम कुछ अनुच्छेद के विषय में वर्णन करेंगे और राष्ट्रपति का पोर्शन जब हमने उठाया है तो हम देखेंगे यहाँ से क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है और क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने बताया संसदीय प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन से अपनाई गई है हमने ये देखा था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। औपचारिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मंत्रिपरिषद में होती हैं और मंत्रिपरिषद के माध्यम से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री में होती हैं। और हमारी जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री यदि उत्तरदायी होता है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 कहता है, आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है कि 52 में क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा मतलब मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, शैल बी। शैल बी, शैल बी का मतलब होता है भारत का राष्ट्रपति होगा ही होगा, न तो ये पद रिक्त किया जा सकता है, न इस पद को समाप्त किया जा सकता है। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रहता है और न इसे समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, प्रधान व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो इस पद को न तो खत्म किया जा सकता है और न राष्ट्रपति का पद कभी समाप्त होता है। यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जैसे मान लो 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगले जो उनके उत्तराधिकारी यानी अगले जो राष्ट्रपति का चुनाव यदि नहीं हो पाया है, तो 25 जुलाई को यदि कार्यकाल पूरा हुआ 5 साल, तो ज़रूरी नहीं है कि 25 जुलाई को ही जो पिछले जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनको पद से हटा दिया जाए या वो अपना पद त्याग दें, जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी उस पद को नहीं संभाल लेता। वैसे तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं हमारे देश में। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उससे पहले मतलब जो कार्यकाल जो पूरा होता है उससे पहले ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं पहले ही, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। और अभी भी हुआ है, आपने देखा है द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव हुआ है वो 25 जुलाई से पहले ही हो चुका है। 25 जुलाई को हमारे जो रामनाथ कोविंद जी जो थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अपने पद से 25 जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा किया। और उससे पहले ही आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी हैं उनका पहले ही चुनाव हो चुका है। यदि नहीं हो पाता 25 जुलाई से पहले, तो तब तक जब तक चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी वो ही पद पर रहते जब तक अगला उत्तराधिकारी उनका नहीं आ जाता। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद, ये इस शब्द का मतलब यही है, शैल बी। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और मैंने आपको बताया संसदीय व्यवस्था जो अपनाई गई वो ब्रिटेन से अपनाई गई और राष्ट्रपति जो होते हैं वो वहाँ की ब्रिटेन के जो राजा रानी होते हैं वो भी औपचारिक ही होते हैं, संसद सर्वोच्च है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद होता है औपचारिक रूप से। सारे कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनते हैं। लेकिन आपने देखा है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आपातकाल जब देश में लागू होता है, मैं जो हमारा उसका संविधान के स्रोत में मैंने आपको पढ़ाया था, आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तो करते हैं, लेकिन पीछे से दरवाजे से मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिमंडल जो होती है, उसी का अपना एक लेटर होता है। वो मोरारजी देसाई ने उसमें संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी कि सभी मंत्री जो गण होते हैं उनका हस्ताक्षर होते हैं आपातकाल के लिए, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये राष्ट्रपति जी देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये सब क्या है, जितने भी कानून बनते हैं आपने देखा है लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर बनते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं राष्ट्रपति साइन करते हैं, कानून बन जाता है और उसके बाद वो संविधान में बढ़ित हो जाता है, फिर उसको वो देश में लागू कर दिया जाता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 52 में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये आपने देख लिया, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन अनुच्छेद 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति की समस्त संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 कहता है। और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा करेंगे। यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती हैं वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती हैं सभी, और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 53 इस बात का वर्णन करता है। संघ की कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनको मिलाकर संघ की कार्यपालिका बनती है। और वैसे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायिका जो होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ हैं ये, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कार्यपालिका कैसे कार्यपालिका होती है, जैसे आप देख लें ये संसद है, संसद में आप देख सकते हैं ये तो है कार्यपालिका और ये है विधायिका।
और विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, ये मैंने आपको बताया। विधायिका से कार्यपालिका बनती है और विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अनुच्छेद 52 देखेंगे। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और शैल भी शब्द उसमें दिया गया है, तो मैंने ये आपको बता दिया, पद कभी रिक्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आपने पढ़ लिया, और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 54 हम देखेंगे। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 54 कहता है, इसमें अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी और वो निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष के और अप्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष वो होते हैं जिसमें जनता वोट डालती है, जैसे हम लोकसभा और विधानसभा के लिए हम चुनाव वोट करते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लेकिन आपने देखा है राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जनता वोट नहीं डालती है, जनता वोट नहीं डालती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आप देखेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। और आप लिखेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और आप देखेंगे दो प्रांत और हैं, आप उन्हें लिख लेंगे, एक तो दिल्ली और आपका पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, विधानसभाएं जो होती हैं राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी ये दो यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें विधानसभाएं हैं, तो इनके भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये व्यवस्था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इसमें की जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और नोट करेंगे, अब मैं बोल देता हूँ, जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में या राज्यसभा में, जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत का मतलब आप जानते हैं 12 सदस्यों को तो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते थे, लेकिन वो तो अब संशोधन द्वारा उससे हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, और ये राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं उनमें यदि कोई मनोनीत सदस्य होता है तो उसमें भी आप देखेंगे वो व्यक्ति भी, मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्य की विधान परिषद होती है उनमें यदि मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत का मतलब उनका चुनाव नहीं होता, वो राष्ट्रपति द्वारा उनका मनोनयन किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में या विधान परिषद में आप देखते हैं मनोनयन होता है, तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल निर्वाचित सदस्य जिनका प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है वही इसमें भाग लेते हैं। तो हमने अनुच्छेद क्या देखा, अनुच्छेद 54 में हमने देखा निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है और वो निर्वाचक जो इनका जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, ये हमने इसमें देखा 54 में। और आप देखेंगे उनमें भाग कौन कौन लेते हैं, ये मैंने आपको लिख दिया। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपने देखा दिल्ली और पुडुचेरी के ये विधानसभा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 आपने देखा ये समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, और आपने अनुच्छेद 54 को पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि ये संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से अपनाई गई, आपको बताया वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद में या प्रधानमंत्री में होती है, और औपचारिक शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति हम कह सकते हैं नाम मात्र के का पद है हमारे भारत में, सभी जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं, राष्ट्रपति में औपचारिक शक्तियाँ निहित होती हैं। तो हमने अनुच्छेद 52 और 53 और 54 की बात की। अनुच्छेद हम भाग 5 की बात कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रपति का
के चुनाव से संबंधित और ये सारी व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं। और देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब शायद उम्मीद है इस पोर्शन को करने के बाद आपका यहाँ से भी कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जो कि ये अन्य बच्चों तक भी पहुँच पाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार।